देखिए दोस्तों, चलिए आठवीं अनुसूची में भाषा आ जाती है। नवीं अनुसूची की बात आ जाती है। नवीं अनुसूची में आ जाता है भूमि सुधार। क्या आ जाता है? भूमि सुधार। और भूमि सुधार 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें आ जाता है दल बदल अधिनियम, और ये 52वां संविधान संशोधन किया था 1985 में, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद यदि 11वीं अनुसूची की बात करूं तो 11वीं अनुसूची में आ जाती है हमारी पंचायती राज आ जाता है, और पंचायती राज 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है। और उसके बाद 12वीं, और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद जो 12वीं अनुसूची आ जाती है वो आ जाती है नगरीय स्वशासन, और उसको भी जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन एवं भत्ते, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवी SC ST के क्षेत्र, छठी 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण आ जाता है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 1/4 है अवशिष्ट सूची। 8वीं अनुसूची आ जाती है। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं आ जाती है। 22 भाषाएं वर्तमान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और संविधान संशोधन कौन कौन से किए गए थे? 21वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन किया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। उसके बाद 9वीं अनुसूची आ जाती है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची आ जाती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम आ जाता है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची आ जाती है। पंचायती राज विषय आ जाते हैं इसमें 29, और इससे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची आ जाती है नगरीय स्वशासन, जिसे 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। और विषय कितने आ जाते हैं? 18 विषय उसमें आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें है कि मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से वरीयता दी गई। कौन से विवादों के तहत? ठीक है। तो यदि हम विवादों की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी गई थी, और इसमें उपरोक्त सभी विवादों में नीति निर्देशक तत्वों को किया गया कमजोर, और मूल अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी गई। गोलकनाथ मामले में भी यही हुआ था। केशवानंद भारती मामले में तो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन की बात की गई थी। मिनर्वा मिल्स मामले में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों को क्या दी गई थी? वरीयता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से दी गई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है भारतीय सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, अब आता है संवैधानिक अध्यक्ष, यानी कि अब यदि मैं बात करूं तो संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। देखिए संविधान का भाग 5 आ जाता है, और भाग 5 की यदि मैं बात करूं तो भाग 5 में आ जाती है संघ या केंद्र सरकार। संघीय केंद्र सरकार की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं, यानी कि आपको राज्य सरकार के बारे में जो भी चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी किसके तहत आ जाएंगी? इन सभी चीजों के इन सारे आर्टिकल्स के तहत आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए सरकार के 3 अवयव होते हैं, यानी कि 3 तरह से शासन चलता है, जिसमें पहली चीज आती है कार्यपालिका, उसके बाद में आ जाती है विधायिका, और तीसरा आ जाती है न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं तो 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका के आर्टिकल चलते हैं। उसके बाद विधायिका की बात करूं तो 79 से 122 तक विधायिका के आर्टिकल चलते हैं, और न्यायपालिका की बात करूं तो 124 से 147 तक आर्टिकल चलते हैं किसके? न्यायपालिका के। और उसके बाद में आ जाता है हमारा स्कैग CAG, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके आर्टिकल आते हैं 148 से 151 तक। ठीक है। ये पूरे के पूरे संविधान का भाग 5 है, जिसके तहत हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए कार्यपालिका में लिखा हुआ है कि जो भारत है उसका जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा वो होगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए आर्टिकल 52 आ जाता है, और आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि कार्यकारी शक्तियों का जितना भी प्रमुख होगा, यानी कि जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और जबकि वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि किसका? न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। महान्यायवादी की यदि मैं बात करूं तो महान्यायवादी के लिए आर्टिकल आ जाता है 76,
ठीक है, जिसके तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, कौन करेगा निर्वाचन? आपको पता होना चाहिए कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। याद रखना दोस्तों, दो अधिनियम है, एक तो है आरपीए 1951, आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, पब्लिक एक्ट जिसको बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और भारत के राष्ट्रपति के लिए यदि मैं बात करूं तो दो आर्टिकल लगते हैं, आरपीए 1951 और आरपीए 1952। ये भारत के राष्ट्रपति के लिए लगते हैं दोनों आर्टिकल, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 63 में आता है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति आर्टिकल 124 में आ जाता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यानी कि महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, तो वो आता है आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूं तो जो निर्वाचन आयोग है वो भी मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल कहां से? 324 से 329 तक। अब भाई निर्वाचन आयोग कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? देखिए, लोकसभा के इलेक्शन करवाएगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, इन सभी के जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। और कौन कौन से अधिनियम लगते हैं? दो अधिनियम लगते हैं, याद रखना। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो आर्टिकल लगता है वो कौन सा लगता है? आरपीए 1951 लगता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए दो लगते हैं, 1951 के साथ में 1952 भी लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के जो संबंधित आर्टिकल है, यदि उन आर्टिकल्स की बात यदि मैं करूं तो एक लाइन याद रखना, पकानी कोका दुयो दसन। ठीक है, पकानी यानी कि पद, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद आ जाता है। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 में इसका निर्वाचन यानी कि किस तरीके से किया जाता है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक, और उसके लिए क्या किया जाता है? एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उसके बाद में 55 में होता है इसका कोटा डिसाइड किया जाता है, न्यूनतम कोटा कितना होगा ताकि भारत का राष्ट्रपति जीत पाए। उसके बाद में आर्टिकल 56 में आ जाता है इसका कार्यकाल। यदि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करूं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में आ जाता है? आर्टिकल 56 में आ जाता है। आर्टिकल 57 की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 57 में आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, तो ये किस में आ जाता है? आर्टिकल 57 में आ जाता है। 58 में आ जाती है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, 59 में आ जाती है इसकी दशाएं, और 60 में आ जाती है इसकी शपथ, और 61 में आ जाता है इस पर महाभियोग। 61 में क्या आ जाता है? महाभियोग आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद आ जाता है। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 54 में आ जाता है निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है? यानी कि निर्वाचक मंडल बनाया जाता है सबसे पहले। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। देखिए, 69वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है, दिल्ली को। और उसके बाद 70वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत दिल्ली में पांडिचेरी के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, पहले दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य थे उनको विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन होता है। उस 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल आपको याद रखने, आर्टिकल 52 में
क्या आ जाता है, पद आ जाता है राष्ट्रपति का, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख आ जाता है, 54 में निर्वाचन आ जाता है, 55 में क्या आ जाता है, कोटा आ जाता है, 56 में कार्यकाल आ जाता है, 57 में दोबारा निर्वाचन आ जाता है, 58 की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता आ जाती है, 59 में यदि मैं बात करूं तो कुछ दशाएं आ जाती है, 50 यदि 60 की बात करूं तो शपथ आ जाती है कि भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, और 61 में इस पे महाभियोग आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि लोकसभा जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। याद रखना इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है, और ना ही विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए अगला आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को न्यूनतम कितना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम निकालने के लिए पहले कोटा डिसाइड किया जाता है, कोटे में क्या होता है, 50% से अधिक मतों डाले गए कुल मतों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए, तो ही वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर क्या जीत जाता है, क्योंकि इसका जो न्यूनतम कोटा होता है वो निकाला जाता है, यानी कि कुल मत बटे पद +1, यानी कि कुल उम्मीदवार +1। तो इससे इसका कुल न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, और वो कितना होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए कुल डाले गए मतों का, तो वो क्या होता है, वो भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 60 अभी मैंने आपको बताया था, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यदि मैं बात करूं तो 54 निर्वाचक मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60, और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो भारत का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इसको शपथ दिलाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, और उसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति आता है आर्टिकल 63 में, और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 60 में। ठीक है, चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं दिलाता है, उपराष्ट्रपति ये नहीं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए आपको आर्टिकल याद रखना 74 और 75। देखिए 74 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होगा कौन, प्रधानमंत्री। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब लोकसभा का अध्यक्ष आपको पता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, चयनित होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 63 से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल दोनों आ जाते हैं 74 और 75। नियुक्ति की बात यदि करूं तो 75 आर्टिकल इसमें आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो महाभियोग की विधि की यदि मैं बात करूं तो कहां से ली गई, यूएसए, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। देखिए महाभियोग की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल किसके तहत चलाया जाता है, 61 के तहत चलाया जाता है। महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। दूसरा एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं कि लोकसभा में चलाया जाए या राज्यसभा में ही चलाया जाए, तो किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने सदस्य, 1/4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी कि 25% सदस्य चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की यदि मैं बात करूं तो जैसे लोकसभा में चलाया गया तो 1/4 सदस्य चाहिए, यानी कि 25% सदस्य चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, लोकसभा में इसको पारित किया जाएगा, और लोकसभा में पारित किया जाएगा उपस्थित सदस्यों यानी कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से।
याद रखना दोस्तों, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद 14 दिन का राष्ट्रपति को पूर्व नोटिस दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जो सफाई है वो किस में पेश कर सकते हो, अगले सदन में पेश कर सकते हो, क्योंकि इस सदन के अंतर्गत तो क्या हो गया, पारित हो गया। लेकिन और उसके बाद में 14 दिन का समय दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को कि आप क्या कर सकते हो, अगले सदन में क्या कर सकते हो, अपनी सफाई में जो भी बात आपको कहनी है कह सकते हो। यदि दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। यही होती है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जाती है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन याद रखना महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मनोनीत और चयनित सदस्य यानी कि निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया वो कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई। अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है भाई, संसद भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि कौन हटा सकता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा भी नहीं हटा सकती है, प्रधानमंत्री हटा सकता है, नहीं हटा सकता, न्यायाधीश हटा सकता है, नहीं हटा सकता, लोकसभा भी नहीं, तो क्या बचेगा, संसद बचेगी। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद हटा सकती है, वो भी किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए। यानी कि मैं बात करूं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चाहिए, 35 वर्ष। और एक और याद रखना, इसमें राज्यपाल, गवर्नर, तीनों का इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, और यदि आपसे बात करें राज्यसभा और विधान परिषद, इनके लिए चाहिए 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें याद रखना। यदि आयु से संबंधित सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर कितनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने दिन चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, तो कोई सीमा इसकी नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। याद रखना दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति के दिए आर्टिकल्स की बात करो तो 63, 64 और 65। 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, इस 63 में राष्ट्रपति का पद लिखा है, इसमें उपराष्ट्रपति का पद लिखा हुआ है। 64 में लिखा हुआ है कि ये राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। और 65 में लिखा हुआ है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे कब करेगा, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देगा या राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा उस समय। और त्यागपत्र भी किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। चलिए, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की रिक्ति भरनी होती है कितने महीने में, 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति की रिक्ति कितने माह में भरनी होती है, 6 महीने में राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो टोटल पहले 12 सदस्य थे, 12 सदस्यों को नामित कर सकता था। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि मैं आपसे बात करूं कि दोनों सदन राष्ट्रपति, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति एक चीज और यहीं पे मैं सवाल बता देता हूं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। और संयुक्त बैठक के लिए बुलाने के लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 108, 108। कौन सा आर्टिकल आ जाता है, 108। यदि राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी हो तो संयुक्त बैठक बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और 3 कंडीशनों में अब तक बुलाई गई है।
बैंकिंग सुधार, दहेज और आतंकवाद विरोध अधिनियम यानी कि पोटा 3 बार बुलाई जा चुकी है संयुक्त बैठक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए इनमें से ये कह रहा है कि कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना, लोकसभा का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है भाई? सदन की बैठकों की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा धन विधेयक है यानी इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता यानी अयोग्यता भी घोषित कर सकता है, यानी कि सदस्यों को क्या कर सकता है? निलंबित भी कर सकता है। और यदि कोई सदस्य 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित हो जाए तो उसको क्या कर सकता है? उसकी पद से भी क्या कर सकता है? हटा सकता है। यदि कोई दल बदल कर लेता है तो उसके पद भी क्या कर जाता है? हटा दिया जाता है, यानी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने समय तक? ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है। देखिए अध्यादेश की यदि मैं बात करूं तो अध्यादेश राष्ट्रपति एक ऐसा कानून होता है जो कि जब आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अधिनियम के कौन से आर्टिकल के तहत लाता है? 123 के तहत लाता है। अध्यादेश कब आया जाता है? कि सर अध्यादेश तब आ सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब यदि किसी कानून की अर्जेंटली जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस समय कानून ला सकता है। लेकिन जैसे ही वो कानून लेके आएगा उसके अगले ही सदन में, जब संसद का सत्र स्टार्ट होगा, अगले सत्र में ही उस पे क्या होगी? बहस की जाएगी। यानी कि अध्यादेश की यदि न्यूनतम अवधि की बात करूं तो न्यूनतम अवधि जो होती है वो होती है 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह। न्यूनतम अवधि जो होती है अध्यादेश की वो कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है, यानी कि 42 दिन न्यूनतम अवधि होती है। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि यदि अधिकतम अवधि की बात करूं तो अध्यादेश लागू कितने महीने तक रह सकता है? 6 माह तक लागू रह सकता है। और जैसे ही 6 माह के बाद में दूसरा सत्र होगा, यानी कि आपको पता है संसद के सत्र चलते हैं तीन सत्र चलते हैं। पहला चलता है कौन सा? बजट सत्र, दूसरा चलता है मानसून सत्र और तीसरा चलता है शीतकालीन सत्र। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप जो हो सकता है वो 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं होगा। और जैसे ही अध्यादेश आएगा, अध्यादेश आने के बाद में क्या होता है? अध्यादेश की क्या की जाती है? उस अगले ही सत्र में उस पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। यदि वो अध्यादेश लगता है कि कानून के रूप में बन सकता है तो उसको कानून बना दिया जाता है, अन्यथा वो अध्यादेश उसी सत्र में क्या होता है? विरोध क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अध्यादेश की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 42 दिन की होती है। ठीक है, इससे ज्यादा उसकी अवधि नहीं होगी। और अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? याद रखना दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए दोस्तों, अभी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और शंकर दयाल शर्मा, जब 1992 के अंतर्गत बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था तो उस समय शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये भी याद रखना, कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बाबरी मस्जिद के समय जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय कौन था? शंकर दयाल शर्मा था। नीलम संजीवा रेड्डी यानी कि 5वें राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए दोस्तों, चौथे क्रम में जब ये राष्ट्रपति बने तो वीवी गिरी के सामने इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वीवी गिरी और इन दोनों के द्वारा इलेक्शन लड़ा गया। और वीवी गिरी के सामने ये नीलम संजीवा रेड्डी हारने वाले पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि कांग्रेस के ही राज्य में हारने वाले व्यक्ति जो थे वो नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद 1977 में ये दोबारा से क्या बने? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो और उस समय याद रखना सेकंड चरण की जो वोटिंग हुई थी वो भी वीवी गिरी के समय हुई थी, चौथे राष्ट्रपति के समय। ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे। चलो भाई अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है कि कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गैर राजनीतिक यानी कि जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किस दोषी व्यक्ति को क्षमा, निलंबन और परिहार की जो शक्ति निहित है वो किसमें निहित है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है अभी भारत का राष्ट्रपति? देखिए आर्टिकल एक आता है 72 और उस 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त की गई। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां हैं। और क्षमादान शक्तियों की यदि मैं बात करूं तो 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। पहली क्षमा, ठीक है, उसके बाद में लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, ठीक है, लघुकरण, क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और विराम। ये 5 प्रकार की शक्तियां किसको? भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल इसके लिए 124 से 147 तक आ जाते हैं, जिसके तहत न्यायपालिका आ जाती है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेके उसके कार्य क्षेत्र, अधिकार, जितना भी जो भी वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 124 से 47 में मिलता है। आर्टिकल 63 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति के वर्णन मिलता है और रक्षा मंत्री जो कि डिफेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्षमा का मतलब होता है पूर्ण क्षमा, लघुकरण का मतलब सजा कम कर देना, परिहार का मतलब प्रकृति कम कर देना, प्रविलंबन का मतलब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, और विराम का मतलब होता है कुछ समय के लिए सजा को स्थगित कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? जब पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो दूसरा नागरिक कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति 74-75, उपराष्ट्रपति 63 और भारत का मुख्य न्यायाधीश 124, ठीक है। आर्टिकल ये आ जाते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला आ जाता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 64 आ जाता है। 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। यानी कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की जाती है 1950 में, जिसका नया नाम क्या है? नीति आयोग। नया नाम क्या है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया जाता है। याद रखना योजना आयोग 24 मार्च 1950 को स्थापित हो जाएगा, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों का ही पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लोकसभा तो आपको पता है आर्टिकल कौन सा आ जाता है? यदि राज्यसभा की बात करूं तो आर्टिकल 80 आ जाता है और लोकसभा के लिए आर्टिकल कौन सा आ जाता है? 81 आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। अब याद रखना उपराष्ट्रपति के लिए लाना है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? कौन से में आएगा? राज्यसभा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति के लिए लाना है तो राज्यसभा में आएगा और राष्ट्रपति के लिए लाना है तो किसी भी सदन में आ सकता है। राष्ट्रपति के लिए लाना है तो किसी भी सदन में आ सकता है, नहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है। लेकिन याद रखना उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग आएगा वो आएगा तो राज्यसभा में, लेकिन पारित दोनों से किया जाएगा। पारित लोकसभा से भी किया जाएगा और राज्यसभा से भी किया जाएगा, तो ही वो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। और उसी कंडीशन में जैसे अभी आपको पता है वर्तमान में
जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उस पर काफी सारी चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्यों दिया गया था इस्तीफा, क्या, और वर्तमान समय में अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले। क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई ऐसा समय फिक्स नहीं किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है कि 6 महीने में इलेक्शन करवाने ही होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई भी समय डिसाइड नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन आपको करवाने ही, यानी कि इतने समय में ही करवाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो प्रधानमंत्री क्या आता है? चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद में जो बहुमत होती है, बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है, बहुमत प्राप्त पार्टी, उसके किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति क्या किया जाता है, सॉरी प्रधानमंत्री क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो याद रखना है चीज भी कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नियुक्त किया जाता है, यानी कि पहले चुनाव होता है, चुनाव के बाद में बहुमत प्राप्त जो भी पार्टी होती है उसके किसी एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, पहले से उन लोगों में सारी चीजें डिसाइड होती है, डिसाइड करने के बाद में उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर आपको नियुक्त किया जाता है और शपथ उसको दिलवाई जाती है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन निर्वाचन होगा प्रधानमंत्री का निर्वाचन होने के बाद में, यानी कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो चुका है, निर्वाचन होने के बाद में यदि मैं बात करूं तो उसकी नियुक्ति की जाती है, पहले उसका चुनाव होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाता है, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद में, और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आर्टिकल 75 आ जाता है, 74 में मंत्रिपरिषद आ जाती है, और 75 में क्या आ जाता है? भारत का प्रधानमंत्री आ जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला आ जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद पर धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है। देखिए, भारत में भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास मत उनके पास में। यदि लोकसभा में अपना वो विश्वास मत खो देते हैं तो उसी समय क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? लोकसभा भंग हो जाएगी और प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, 2 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में आपको बता दूं कि विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और विपक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन इसमें विपक्ष के द्वारा कारण नहीं बताया जाता है, कारण नहीं बताया जाता है। और इसका जो ये होता है कि जब विपक्ष को पता चल जाए कि सामने वाली जो पार्टी है, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो कमजोर हो चुकी है और उसका जो विश्वास मतलब लोकसभा में नहीं रहा है, उसके कारण वो क्या, विपक्ष के लोग क्या लेके आ जाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाते हैं। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो उसके बाद में क्या होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, अब तक अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो पूरे भारत में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। ठीक है, और पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेके आए थे, और वो लाने वाले व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना कि लोकसभा में विश्वास मत है तब तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। जैसे ही अविश्वास मत आया उसके बाद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा अभी बताया था कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले वोट देने का जो उम्र था वो था कौन सा, कितना? 21 वर्ष। ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 61वां संविधान संशोधन किया जाता है राजीव गांधी के समय पर, और उसी समय वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि वोट देने की उम्र को कब कम किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था राजीव गांधी सरकार में, और उसके द्वारा इसको क्या किया गया? यानी कि वोट देने की उम्र को कम किया गया। ठीक है, और कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है। कितना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। चलिए
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, देखिए यदि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की बात करती है तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री। लेकिन यदि सदन की बैठक की अध्यक्षता की बात यदि करूं तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, यदि सदन की बैठक यानी कि सदन की बैठक लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता की बात करूं तो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद के पूछा जाए तो कौन है, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थे योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। अभी मैंने आपको बताया था योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला था, अगला है कि आर्टिकल 74 और 75 में संदर्भित है किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें दोनों ही चीजें हैं। देखिए इसमें 74 में लिखा गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों से ही संबंधित है। देखिए 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और 75 में लिखा गया है कि आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये किसके तहत आ गया, भारत का प्रधानमंत्री के तहत आ गया। यानी कि 74 और 75 भारत के प्रधानमंत्री के तहत की ओर संदर्भित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा के अनुसार बना रहेगा। याद रखना 75 में लिखा गया है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो यानी कि केंद्रीय मंत्री जो अपने पद पर रह सकते हैं किसकी वजह से, भारत के राष्ट्रपति की वजह से रह सकते हैं। याद रखना मंत्रिपरिषद को यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर काम करती है और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के लिए। किसके लिए होती है दोस्त, लोकसभा के लिए होती है। और व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से तो किसके लिए, लोकसभा के लिए। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से किसका माना जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों को क्या देना पड़ेगा, अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री क्या करता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है, राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए महान्यायवादी की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल इसके लिए आ जाता है 76 और 76 में भारत के महान्यायवादी। अब महान्यायवादी की यदि मैं बात करूं तो महान्यायवादी का जो पद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, हाई कोर्ट के जज के समान होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के समान होता है। यानी कि ये भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में जाके अपना क्या कर सकता है, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ यदि भी कोई भी केस होगा तो ये किसी भी जगह पर जाके क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसका जो पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा, कल किसी भी सत्र न्यायालय में, या भारत किसी भी सत्र न्यायालय में भी नहीं हो सकता है। यदि आपको बोल दिया जाए कि दूसरे देश का हो तो गलत हो जाएगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जाके क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो। चलिए
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी 76 आर्टिकल, ठीक है, इसके तहत इसकी नियुक्ति की जाती है और ये जो होता है इससे संसद में बोलने का और कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। ठीक है, भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, संसद का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन वोट देने का, वोटिंग का भी अधिकार इसके पास प्राप्त नहीं है। वोटिंग का अधिकार नहीं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के कार्य की अवधि देखिए दोस्तों, महानियंत्रक और लेखा परीक्षक क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो, यदि संघ सरकार की यदि मैं बात करूं तो संघ सरकार में जो अंतिम आ जाता है वो आ जाता है 148 से 151 तक कैग का वर्णन मिलता है। और कैग का वर्णन यानी कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो वो होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, दूसरी चीज, इसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, वैसे डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसको भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, ऐसे इसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता अपनी प्राथमिकता बताता है किसको? देखिए, एकल स्थानांतरणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है ये राष्ट्रपति के चुनाव में काम में आता है, राज्यसभा के चुनाव में, और यदि मैं बात करूं तो विधान परिषद के चुनाव में काम में आता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के लिए प्रेफरेंस वोटिंग की जाती है। कैसे वोटिंग की जाती है? प्रेफरेंस वोटिंग की जाती है, यानी कि प्रेफरेंस के आधार पर इसकी वोटिंग की जाएगी, यानी सभी के लिए मतदान किए जाते हैं। यानी प्रेफरेंस दिया जाता है कि चाहे, जैसे यदि आपका दोस्त कोई ABCD 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चारों आपके दोस्त हैं, लेकिन एक कम है, एक उससे ज्यादा है, एक सबसे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? पहला जो मत करोगे वो किसके लिए करोगे? ए के लिए। जैसे आपका एक सबसे ज्यादा वो आपके क्लोज है तो आप पहला जो भरोगे वो किसके लिए भर दोगे? विकल्प ए के लिए, दूसरा विकल्प बी के लिए, तीसरा विकल्प सी के लिए। इस तरह से इसमें क्या होती है? प्रत्येक मतदाता सदस्य द्वारा अपनी प्राथमिकता बताई जाती है, यानी सभी के लिए इसमें मतदान किया जाता है। चलो अगला सवाल देखिए। कानून को लागू करने का कार्य। देखिए दोस्तों, शासन को मैंने अभी आपको बताया था कि शासन की जो प्रणाली होती है, शासन की जो प्रणाली होती है, यानी कि शासन की प्रणाली में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम, कार्यपालिका। दूसरी आ जाती है विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? कानूनों को बनाना। और तीसरी आ जाती है न्यायपालिका, यानी कि जब कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको कानूनों के पालन के लिए उसको दंड देने का जो काम होता है वो किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। या फिर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उसका समाधान कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यदि राज्यों के स्तर पे भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे भी होता है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो कार्यपालिका के जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 52 से लेके 78 तक, विधायिका के आते हैं 79 से लेके 122 तक, और उसके बाद न्यायपालिका के आते हैं 124 से 147 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि राज्यों के स्तर पे बात करूं तो मैं राज्यों के स्तर के लिए 152 से 167 तक इसके आ जाते हैं, किसके? कार्यपालिका आ जाती है, और 153 से, और उसके बाद 168 से 212 तक कौन आ जाती है? विधायिका आ जाती है। न्यायपालिका आ जाती है 214 से लेकर 237 तक। ये राज्यों के स्तर पर आ जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर, ये राज्यों के स्तर पर आर्टिकल आ जाते हैं। यानी कि शासन की जो व्यवस्था चलती है वो इस प्रकार से चलती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन होता है?
कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे उच्च होता है, ठीक है, ये सबसे उच्च होता है, याद रखना दोस्तों। चलो, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखना। कार्यपालिका के अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ये सवाल पहले भी पूछा गया है। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वास्तविक अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए, जैव वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है। देखिए, संविधान का आर्टिकल आता है 111 और 111 के तहत राष्ट्रपति को विधेयक संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, विधेयक संबंधी शक्तियां, और जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति के पास में 4 प्रकार की वीटो पावर है, जिनमें एक होता है जैव वीटो यानी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि किसी भी कानून को अपने पास में सुरक्षित रख लेना, और ये पहली बार जो सुरक्षित रखा था वो डाक संशोधन अधिनियम 1986 का था, उसको सुरक्षित रखा गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और इसमें ऐसा नहीं होता कि जैव पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति को समय बताना पड़े कि मैं इतने समय के लिए रखूंगा, ऐसा कोई भी इसमें निश्चित समय नहीं है। पॉकेट वीटो को कितने ही समय के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और जिसके लिए अधिनियम आरपीए 1951 और 1952 ये 2 अधिनियम काम करते हैं। इन दोनों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। चलिए, तो ये हमारी क्लास थी, काफी लंबी क्लास हो गई है, पर मैंने इस क्लासेस के अंतर्गत आपको जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने का काम किया गया है। बाकी कुछ जो टॉपिक बचे हैं, हमारे संसद वाला जो पार्ट है, उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा, ताकि हमारा जो भारत के संविधान वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए क्लास को देखते रहिए। और ये क्लास, मुझे पता है कि आने वाले जो आपके एग्जाम है, भी चाहे 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हो, उन सभी क्लासेस, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए, क्लासेस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।